तो आखिरकार नेपाल में गिर गई सरकार। जानेंगे उसके बाद क्या चल रहा है नेपाल के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपने पनडुब्बियों में कर रहा है बड़ा बदलाव। ब्रह्मोस अब अपना कमाल दिखाएंगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लोकतंत्र बहाल होने के बाद से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है जब नेपाल में किसी प्रधानमंत्री ने बिना किसी विवाद सरकार चलाई हो। इस वक्त प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की सत्ता भी खतरे पे आ गई है और माना जा रहा है कि भारत विरोधी केपी शर्मा ओली एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारत विरोधी माने जाने वाले केपी शर्मा ओली जो पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए मौजूदा प्रचंड सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस के साथ रातों रात गठबंधन कर लिया है। हालांकि प्रचंड ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा है कि वो संसद में एक बार फिर से विश्वास मत हासिल करना चाहेंगे और अगर वाकई ऐसा होता है तो ये उनका 5वां विश्वास मत होगा। नेपाल में रातों रात कैसे हुआ है प्रचंड के साथ गेम। नेपाली कांग्रेस और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने रातों रात एक नए गठबंधन का ऐलान कर दिया, जिससे प्रधानमंत्री प्रचंड की सरकार अल्पमत में आ गई। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 4 महीने पहले ही केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री प्रचंड की पार्टी CPN माओवादी को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था। अब उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और CPN UML के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने सोमवार को आधी रात को समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाली कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद ने बताया है कि 78 वर्षीय देउबा और 72 वर्षीय ओली दोनों पूर्व प्रधानमंत्री संसद में सरकार के बचे कार्यकाल के लिए बारी बारी से प्रधानमंत्री पद साझा करने पर सहमत हुए हैं। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में CPN UML के पास 78 सीटें हैं, जबकि नेपाली कांग्रेस के पास 89 सीटें हैं। उनकी संयुक्त ताकत 167 है, जो बहुमत के लिए जरूरी 138 सीटों से काफी ज्यादा है। गठबंधन होने के बाद CPN UML ने मंगलवार को प्रधानमंत्री प्रचंड से पद छोड़ने का आग्रह किया ताकि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नई सरकार बनाई जा सके। इसने सभी राजनीतिक दलों से देश में राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए ओली के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार में शामिल होने का आह्वान किया। हालांकि नेपाली कांग्रेस और CPN UML के बीच समझौते के बावजूद प्रचंड ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। CPN माओवादी सेंटर पार्टी के सचिव गणेश शाह ने समाचार एजेंसी PTI को बताया है कि उन्होंने एक बैठक में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से कहा है कि वो पद से इस्तीफा देने के बजाय संसद में विश्वास मत का सामना करना पसंद करेंगे। शाह ने PM के हवाले से कहा कि सरकार को गिराने और नेपाल में अस्थिरता पैदा करने की साजिश रची गई है। 69 साल के पूर्व माओवादी गुरिल्ला नेता प्रचंड ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान संसद में 4 बार विश्वास मत जीता है, लेकिन चारों विश्वास मतों में उनका समर्थन उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। नेपाली कांग्रेस के साथ प्रचंड के मतभेद के बाद ओली और प्रचंड ने मार्च में सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला बनाया था, लेकिन केपी शर्मा ओली और प्रधानमंत्री प्रचंड के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओली वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए बजट आवंटन से नाखुश थे, जिसके बारे में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बात की। पर्यवेक्षकों ने कहा कि देउबा और ओली के बीच बंद कमरे में हुई बैठक से चिंतित प्रधानमंत्री प्रचंड ने अपनी सरकार बचाने के लिए केपी शर्मा ओली से मिलने भी गए, ताकि उन्हें आश्वासन दिया जा सके कि सरकार CPN UML द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए गंभीर है, जिसमें नए बजट के बारे में उनकी चिंता भी शामिल है। सोमवार सुबह हुई मुलाकात के दौरान ओली ने कथित तौर पर प्रचंड से पद छोड़कर उसका समर्थन करने का अनुरोध किया। पार्टी के एक नेता के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया, प्रचंड ने ओली को मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन में प्रधानमंत्री पद की पेशकश की थी, जिसे ओली ने ठुकरा दिया और सर्वसम्मति वाले सरकार का नेतृत्व करने की इच्छा जताई। राजनीतिक रूप से कमजोर हिमालयी देश नेपाल में नई राष्ट्रीय आम सहमति वाली सरकार बनाने के लिए आधी रात को हुए समझौते का मकसद प्रचंड को सत्ता से बेदखल करना। ओली और देउबा ने शनिवार को दोनों दलों के बीच संभावित नए राजनीतिक गठबंधन की जमीन तैयार करने के लिए मुलाकात, जिसके बाद ओली की CPN UML ने प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने के बमुश्किल 4 महीने
महीने बाद ही उससे नाता तोड़ लिया। समझौते के तहत ओली 1.5 साल तक नई राष्ट्रीय आम सहमति वाली सरकार का नेतृत्व करेंगे। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट में नेपाली कांग्रेस के एक नेता के हवाले से कहा गया कि देउबा अगले चुनाव तक बाकी बचे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री होंगे। ओली के कार्यकाल में CPM UML प्रधानमंत्री पद और वित्त मंत्रालय सहित कुछ और अहम मंत्रालय को संभालेगी। वहीं समझौते के तहत नेपाली कांग्रेस गृह मंत्रालय समेत 10 मंत्रालय को देखरेख करेगी। वैसे आपको बता दूं, जिस तरीके से चल रहा है नेपाल के अंदर, नेपाल स्थिर कभी नहीं हो सकता है और ये नेपाल की राजनीति और नेपाल के विकास के लिए भी सही नहीं दिख रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का वर्टिकल लॉन्च किया गया पनडुब्बी वेरिएंट विकसित किया है। हालांकि भारतीय नौसेना के पास उपयुक्त पनडुब्बी की कमी के कारण अभी तक परिचालन में नहीं लाया गया है। ब्रह्मोस को हमेशा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में पेश किया जाता है, जिसे भूमि जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय नौसेना ने 18 नवंबर 2005 को INS राजपूत पर ब्रह्मोस मिसाइल को पहली बार तैनात किया था। इसके बाद से भारत ने भूमि, जहाज और हवा से लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल के वेरिएंट को बड़े पैमाने पर तैनात किया है। ब्रह्मोस मिसाइल के पनडुब्बी वेरिएंट का पहला परीक्षण 20 मार्च 2013 को विशाखापत्तनम के तट पर बंगाल की खाड़ी में एक जलमग्न मंच से किया गया। DRDO के अनुसार मिसाइल ने 290 किलोमीटर की अपनी पूरी रेंज के लिए जलमग्न प्लेटफॉर्म से लंबवत उड़ान भरी। पूर्व निर्धारित प्रक्षेप पथ का अनुसरण करते हुए मिसाइल पानी के नीचे से निकली। सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करते हुए ये मुड़ी। इस दौरान K-15 सौर्य मिसाइल का परीक्षण करने के लिए पहले से इस्तेमाल किए गए एक पोंटून को ब्रह्मोस पनडुब्बी संस्करण का परीक्षण करने के लिए संशोधित किया गया था। छोटे व्यास वाले ब्रह्मोस को आराम से फिट करने के लिए इसमें एयरिंग को फिट किया जाना था। 2015 में पनडुब्बी संस्करण ने कथित तौर पर एक जलमग्न पोंटून से सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस के पनडुब्बी वेरिएंट को प्रोजेक्ट 75I के तहत पनडुब्बियों के भारतीय नौसेना में अधिग्रहण को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था। पनडुब्बी से लॉन्च किए गए वेरिएंट का विकास इस हद तक किया गया कि ये प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र था। प्रोजेक्ट 75I के तहत अधिग्रहित की जाने वाली पनडुब्बी का चयन करने के बाद भारत सरकार द्वारा एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म के लिए विकसित किया गया। प्रोजेक्ट 75I को अक्टूबर 2014 में मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत एक विदेशी सहयोगी से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा और उसके बाद इसका निर्माण होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बी के लिए कई सारी चीजें जोड़ दी गई है, जैसे कि AIP, दूसरी लैंड अटैक क्षमता 500 किलोमीटर रेंज के साथ साथ कम से कम 12 LACM शामिल है। भारतीय नौसेना द्वारा मांगी गई लैंड अटैक क्रूज मिसाइल क्षमता, एंटी शिपिंग क्रूज मिसाइल क्षमता ये अतिरिक्त है। बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना चाहती है कि लैंड अटैक क्षमता एक पनडुब्बी खंड पर आधारित हो, जिसमें लंबवत रूप से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हो, ताकि नाव की समग्र मारक क्षमता को बढ़ाया जा सके। खैर, अब ब्रह्मोस के साथ साथ अपनी नेवी को भी बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है भारत अपने आप को पूरी तरीके से सक्षम कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।